हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने कंसंट्रेशन टर्म्स मोलैरिटी तक स्टडी किया। हम मास वॉल्यूम यूनिट्स की नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म देखें तो वो है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी उस सॉल्यूशन के 1 लीटर में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट्स की नंबर होती है। इसीलिए नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स और ग्राम इक्विवेलेंट्स, सेम थिंग, ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में है तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करने के लिए हम किसी भी सब्सटेंस के मास जो कि ग्राम में हो उसमें उसके इक्विवेलेंट मास का डिवाइड करते हैं। इक्विवेलेंट मास हम रेडॉक्स रिएक्शंस पार्ट 3 के वीडियोस में स्टडी कर चुके हैं। फिर भी पॉइंट ऑफ रिवीजन से इक्विवेलेंट वेट किसी भी सब्सटेंस का उसका मोलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर, जिसको हम वैलेंसी फैक्टर भी कहते हैं। अगर मैं यहां से इस इक्विवेलेंट वेट जो है वो मोलर मास बाय n फैक्टर को यहां पे रिप्लेस कर दूं इक्विवेलेंट वेट की जगह पर, तो मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर, ये डबल डिवाइड, तो ये यहाँ पे n फैक्टर ऊपर आ जाएगा। और उस केस में हम यहाँ पे मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। सो अल्टीमेटली वी कैन से दैट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स और ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू n फैक्टर। तो इस तरह से हमारे सामने एक नया फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है। नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें गिवन हो तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स गिवन हो तो नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं n फैक्टर के द्वारा। अगर मैं इस पहले इक्वेशन में जाऊं तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम भी हो जाएगा, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। सो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, इस तरह से हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को 3 तरह से कैलकुलेट यहां पे कर सकते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। इज दैट क्लियर? अगर मैं यहां पर इस इक्वेशन में दोनों तरफ डिवाइड कर दूं वॉल्यूम से, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम दैट इज नॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम दैट इज मोलरिटी इनटू n फैक्टर। सो नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी का ये रिलेशन यहां पर ऑटोमेटिक यहां पे एस्टेब्लिश हो गया। हम मोलरिटी से नॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी से मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। अगर हमें किसी भी सब्सटेंस, खासकर सॉल्यूट का अगर हमें मास पता करना हो तो हम उसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इनटू इक्विवेलेंट मास, ये हमारा फॉर्मूला यहां से सामने, मास इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इनटू इक्विवेलेंट मास। सो मास इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इनटू इक्विवेलेंट मास। जिस तरह से हमने सेम सब्सटेंस के डिफरेंट सॉल्यूशंस की को मिक्स करके एक फाइनल सॉल्यूशन की मोलरिटी दैट इज मिक्सचर की मोलरिटी फाइंड की थी, नंबर ऑफ टोटल मोल्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, ठीक इसी तरह से सेम सब्सटेंस के डिफरेंट सॉल्यूशंस को मिक्स करने पर जो सॉल्यूशन मिलता है उस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। अगर हमें डिफरेंट सॉल्यूशंस की नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम मालूम है तो हम नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन n1b1 प्लस n2b2 प्लस n3b3, इस तरह हम इसको ऐड करेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। बट ये फॉर्मूला हम केवल तभी यूज कर सकते हैं जब हमें डिफरेंट आपके सॉल्यूशंस के नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम गिवन हो। अगर नहीं है तो हम डिफरेंट टर्म्स के द्वारा ये पता करेंगे, और उस समय यूनिवर्सल फॉर्मूला होगा टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन टोटल मोल्स। डिफरेंट सॉल्यूशन से डिफरेंट तरीके से अगर डेटा दिया हुआ है तो आप इक्विवेलेंट्स अलग अलग कैलकुलेट करें, उन्हें ऐड करें, उसके बाद टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करें टू फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर। अगर हम बात करें यहां पर n फैक्टर की, जो कि हमने स्टडी भी किया था, एक बार फिर देखें तो अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए n फैक्टर में हम इसको याद रखें। अगर किसी एलिमेंट के लिए बात हो रही है तो उसका n फैक्टर उसकी वैलेंसी होती है। जैसे एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है तो उसका n फैक्टर 3 होगा, सोडियम के लिए 1 होगा क्योंकि वैलेंसी 1 है। इसी तरह से अगर कोई आयन है तो बहुत सिंपल है, किसी भी आयन पे जो चार्ज यूनिट्स होती हैं
वही उसका एन फैक्टर होता है। उसके चार्ज की नेचर नेगेटिव या पॉजिटिव मैटर नहीं करती है। फॉर एग्जांपल सल्फेट आयन पर अगर 2 नेगेटिव चार्ज है तो 2 यूनिट है, सो अल्टीमेटली एन फैक्टर इज 2। फॉस्फेट पर 3 सो एन फैक्टर इज 3। मैग्नीशियम आयन पर 2, इसलिए एन फैक्टर 2, दैट इज एन फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ चार्ज। एलिमेंट और आयन के एन फैक्टर के बाद हम बात करें एसिड्स की, तो यहां पर आपको याद रखना है कि यहां पर हम एसिड्स में आर्हेनियस एसिड्स की बात कर रहे हैं। आर्हेनियस एसिड्स उन एसिड्स को कहा जाता है जो एक्वस सॉल्यूशंस में, दैट इज ऑन डिजॉल्विंग वाटर, H प्लस प्रोटॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, H प्लस आयंस देते हैं। ऐसे एसिड्स के लिए एन फैक्टर उसकी बेसिसिटी के बराबर होता है, और किसी भी एसिड की बेसिसिटी उसके रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स की नंबर होती है। हमें देखते हैं कि कभी कभी एसिड्स में जितने हाइड्रोजन एटम्स होते हैं सभी रिप्लेस नहीं होते, तो जो हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस होते हैं उस नंबर को ही हम उसकी बेसिसिटी या एन फैक्टर कहते हैं। आर्हेनियस एसिड्स मोस्टली 2 तरह के होते हैं। एक हाइड्रो एसिड्स, ये ऐसे बाइनरी कंपाउंड होते हैं जिनमें हाइड्रोजन किसी मोस्टली नॉन मेटल से अटैच्ड होता है। ऐसे एसिड्स में जितने भी हाइड्रोजन एटम्स होते हैं वो सभी रिप्लेसेबल होते हैं, इसीलिए इन एसिड्स का एन फैक्टर टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के बराबर ही होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं HCl की बात करता हूं तो HCl में हाइड्रोजन क्लोराइड में 1 हाइड्रोजन है, इसीलिए इस एसिड का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एन फैक्टर 1 होगा। इसी तरह से H2S में है टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 2, सो एन फैक्टर इज 2। बट हम देखते हैं कुछ एसिड्स ऐसे भी होते हैं जहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा एक और आपका अगर एलिमेंट होता है, यहां पर हम इसको सेंट्रल एटम की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो इस केस में यहां पर ये मोस्टली देखा गया है कि टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो है वो सभी रिप्लेसेबल नहीं होते। इन एसिड्स में जितने भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर जुड़े हुए होते हैं, दैट इज OH ग्रुप के फॉर्म में होते हैं, सिर्फ वही रिप्लेस होते हैं। इसीलिए इन एसिड्स के लिए इनकी बेसिसिटी, दैट इज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स, उनमें प्रेजेंट OH ग्रुप्स के बराबर होती है। इसलिए ऑक्सी एसिड्स का एन फैक्टर उनके नंबर ऑफ OH ग्रुप्स को कहा जा सकता है। फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड का जो हम फॉर्मूला लिखते हैं मॉलिक्यूलर, उसका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसमें 2 OH ग्रुप होते हैं, इसलिए दोनों हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है। दैट इज इसकी बेसिसिटी जो है वो नंबर ऑफ OH ग्रुप्स 2 और नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स 2, सो 2। ऐसे एसिड्स जिनकी बेसिसिटी दैट इज एन फैक्टर 2 है उनको हम डाइबेसिक एसिड बोल देते हैं, जिनकी 1 उनको मोनोबेसिक, 3 ट्राइबेसिक, 2 डाइबेसिक, मोनोबेसिक एंड सो ऑन। अगर हम नाइट्रिक एसिड की बात करें तो नाइट्रिक एसिड में भी NO2OH टाइप में स्ट्रक्चर होता है, जहां पर एक OH ग्रुप है, दैट इज एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है, सो एन फैक्टर इज 1। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड को अगर हम केमिकल बॉन्डिंग में अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ इस तरह से होता है, जहां पर इसमें 3 OH ग्रुप हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इसमें 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स हैं, सो नंबर ऑफ OH ग्रुप्स एन फैक्टर इज 3। ये फॉस्फोरस एसिड में यहां पर ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि यहां पर एक OH कम हो जाता है, दैट इज यहां पर OH ग्रुप केवल 2 ही होते हैं, इसीलिए इसकी बेसिसिटी 2, दैट इज एन फैक्टर 2 होगा। यहां पर ऐसे हाइड्रोजन एटम्स जो डायरेक्ट इस फॉस्फोरस से जुड़े हुए हैं, इनको हम अदर आगे रिएक्शंस में डिफाइन करेंगे, बट अभी इसका नाम हम देखें तो इनको हम रिड्यूसिंग हाइड्रोजन एटम्स भी कह देते हैं। दीज आर रिड्यूसिंग हाइड्रोजन्स। एंड अगर हम बात करें H3PO2 में, तो आगे H3PO2 में फिर इस तरह के स्ट्रक्चर में हम देखें तो यहाँ पर सिर्फ केवल एक OH ग्रुप होता है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर रिड्यूसिंग होते हैं, डायरेक्ट फॉस्फोरस से अटैच्ड होते हैं। So ultimately its basicity is 1 and factor is 1, and in acetic acid it is clear that there is only 1 OH, so basicity is 1 monobasic acid। इसी तरह से अगर हम आरएनएस बेसेस की बात करें, आरएनएस बेसेस वो होते हैं जो पानी में डिसॉल्व करने पर OH माइनस आयन, दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो इन बेसेस में मोस्टली मेटल्स के साथ में OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ये मेटल्स होती हैं और इजीली OH माइनस रिप्लेस करती है। मेटल की वैलेंसी के अकॉर्डिंग इनकी नंबर जो है वो 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है, इसीलिए इस नंबर ऑफ OH ग्रुप को हम ऐसे बेसेस की एसिडिटी कहते हैं और उसी को हम उसका एन फैक्टर भी कहते हैं। जैसे NaOH जो है उसकी एक OH ग्रुप है तो एन फैक्टर 1 होगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में 3 OH है तो एन फैक्टर 3 होगा,
इन बेसेस को भी एसिड्स की तरह हम इन्हें मोनो एसिडिक, क्योंकि एसिडिटी 1 है तो मोनो एसिडिक बेस या ट्राई एसिडिक बेस, इस तरह से टर्म्स दे देते हैं। अगर एसिड बेस की तरह अगर हम सॉल्ट्स की बात करें तो किसी भी सॉल्ट्स जो है वो एसिड और बेस की रिएक्शन से बनता है, मोस्टली कैटाइन और अनायन से मिलकर बना होता है। तो किसी भी सॉल्ट का जो एन फैक्टर है वो उसके कैटाइन और अनायन की नंबर मॉलिक्यूल में उसके फॉर्मूला में क्या है इस बात पर डिपेंड करती है। अगर नंबर ऑफ कैटाइंस और अनायंस बराबर हैं, दैट इज एक्स एंड वाई, नंबर ऑफ कैटाइंस एंड नंबर ऑफ अनायंस अगर बराबर हैं तो उस ऐसे सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर एन फैक्टर किसी भी एक आयन, चाहे कैटाइन आप देखें चाहे अनायन आप देखें, किसी भी एक आयन पर जो चार्ज यूनिट्स होती हैं उसके बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं NaCl की बात करूं तो NaCl में सोडियम आयन Na+, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन का Cl- -1, तो आप किसी भी आयन का ऑब्जर्व कर सकते हो। सो गाइस एन फैक्टर ऑफ सच सॉल्ट्स इज 1। अगर मैं Cu2Cl2 की बात करूं तो Cu2Cl2 में Cu2 एंड 2Cl- आयंस, अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप यहां से देख सकते हैं। आप कोई भी एक आयन, एनी वन, कोई भी एक आयन पे आप चार्ज यूनिट्स ऑब्जर्व करें कितने हैं वही उसका एन फैक्टर होगा। इस पूरे सॉल्ट्स में आपने एक आयन Cl देखा, क्लोराइड आयन, इस पे एक चार्ज है तो इसका एन फैक्टर 1। FeSO4 फेरस सल्फेट में Fe2+ एंड सल्फेट आयन, so here the number of units of charge at any one ion is 2, so n factor is 2। बट अगर किसी सॉल्ट में कैटाइंस और अनाइंस की नंबर डिफरेंट है, अलग अलग है, तो उसका एन फैक्टर जो होगा वो उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, x इंटू वाई। जैसे अगर मैं बात करता हूं कैल्शियम क्लोराइड की तो कैटाइन इज 1 कैल्शियम आयन एंड अनाइंस 2 क्लोराइड, सो 1 इंटू 2 दैट इज 2। बैलेंसी फैक्टर ऑफ दिस सॉल्ट इज 2। सोडियम फॉस्फेट में 3 सोडियम आयंस, एक फॉस्फेट, तो 3 इंटू 1 दैट इज 3। ये फॉस्फेट पूरा एक आयन है। नंबर ऑफ अनायन 1, नंबर ऑफ कैटाइन 3। अगर हम बात करते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट में तो नंबर ऑफ कैटाइंस एल्यूमिनियम 3 और सल्फेट आयंस दैट इज नंबर ऑफ अनायंस 3 है, सो 2 इंटू 3 दैट इज 6। इसीलिए जब कभी भी हम स्टडी कर चुके हैं कि जब कभी भी हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने होते हैं तो पहले हमें इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना होता है। इक्विवेलेंट वेट किसी भी सब्सटेंस के मोलर मास या फॉर्मूला मास डिवाइड बाई एन फैक्टर की तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। बट सॉल्ट्स के केस में हमारे पास एक और तरीका है सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट पता करने का, दैट इज एक और तरीका, अनदर मेथड है ये एक और तरीका है। एक तरीका तो हमें पता है कि नंबर इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर वेट या मोलर मास डिवाइड बाई एन फैक्टर, बट अनदर इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ अनायन। किसी भी सॉल्ट के कैटायन और अनायन के इक्विवेलेंट्स का सम ओवरऑल उस सॉल्ट के इक्विवेलेंट वेट के बराबर ही होता है। तो जैसे में एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मुझे सॉल्ट एल्यूमिनियम सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है तो मेरे पास एक और तरीका है, इसका कैटाइन का इक्विवेलेंट वेट और इसके एनायन के इक्विवेलेंट वेट का सम कर दूं। इसमें कैटाइन एल्यूमिनियम आयन है और इसमें अनायन सल्फेट आयन है। यहाँ कैटाइन्स और एनाइंस की नंबर मैटर नहीं करती है। तो अगर मैं यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम आयन निकालूं तो किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट, उसका मोलर मास एल्यूमिनियम का 27 डिवाइड बाई वैलेंसी फैक्टर, एन फैक्टर है किसी भी आयन का उसके चार्ज के इक्वल होता है जो 3 है, तो एन फैक्टर इज 3 प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट की बात करें तो सल्फेट आयन का मोलर मास 96 और इसका एन फैक्टर इसके चार्ज के इक्वल दैट इज 2, सो अल्टीमेटली 3 9 या 27 प्लस 2 से 96 48 टाइम्स, सो इट इज 57। यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट जो है कैटाइंस और एनाइंस को ऐड करने पर 57 आया जो कि एल्यूमिनियम सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक यूनिवर्सल फॉर्मूले का यूज करूं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू मोलर मास, इसका मोलर मास 342, आप इसके एटम्स के एटॉमिक मास को ऐड करके निकाल सकते हैं, डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। अभी मैंने बताया कि अगर किसी सॉल्ट में कैटाइन और एनाइन का नंबर इक्वल नहीं हो तो नंबर्स का प्रोडक्ट उस सॉल्ट का एन फैक्टर होता है। तो 2 3 या 6 इज द एन फैक्टर ऑफ दिस, सो अल्टीमेटली इट इज ऑल्सो इक्वल टू 57। ये हमारा पास इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका हम पढ़ते आ रहे थे, लेकिन सॉल्ट्स के केस में हम एक बात और एक्स्ट्रा याद रख सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट सॉल्ट्स का उसके कैटाइंस और एनाइंस के इक्विवेलेंट वेट्स के सम के बराबर होता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे सब्सटेंस देखें ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट, तो किसी भी ऑक्सीडेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का वैलेंसी फैक्टर
उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन्स जो गेन किए जाते हैं या जो रिलीज किए जाते हैं उसके बराबर होता है, और जितने नेट इलेक्ट्रॉन्स गेन या लॉस होता है एक्चुअल में उसकी ऑक्सीडेशन नंबर में नेट चेंज उतना ही आता है। तो हम ऑक्सीडेशन नंबर्स कैलकुलेट करके उनके चेंज का पता लगा सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर्स के लिए आप रेडॉक्स रिएक्शंस पार्ट 1 का वीडियो देखें, वहां पर हम स्टडी कर चुके हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये बहुत आसान है और हम इसको निकाल सकते हैं। लेकिन जब कोई सब्सटेंस के एक एटम, कुछ एटम्स ऑक्सीडाइज हो रहे होते हैं और कुछ रिड्यूस हो रहे होते हैं, दैट इज सेम सब्सटेंस जब डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा होता है तो उसका ओवरऑल एन फैक्टर निकालने में हमें कभी कभी प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके लिए कुछ रूल्स है आपके लिए। जब अगर सपोज करें आप, लेट कोई एक सब्सटेंस ए है जो बी में आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है बी में, और एट द सेम टाइम उसके कुछ अदर एटम्स जो हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं, उनका रिडक्शन हो रहा है सी में। जब वो ऑक्सीडाइज हो रहा था उस समय उसका नेट चेंज ऑक्सीडेशन नंबर में N1 है, और जब वो रिड्यूस हो रहा था उस समय उसका नेट चेंज ऑक्सीडेशन नंबर में N2 है। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि N1 और N2 दोनों हैं वो इक्वल हैं या नहीं। अगर वो इक्वल हैं तो उस एन फैक्टर, उस सब्सटेंस ए जो डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है उसका एन फैक्टर जो एन होगा वो उस N1 या N2 के बराबर होगा। जैसे हम एक एग्जांपल लें यहाँ पर, सल्फर जो कि जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होता है, हम रिडॉक्स में पढ़ चुके हैं। आप भी एक बार उस वीडियो को एक बार देखें और वहां से इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है क्योंकि जो चार्ज इक्वल है। तो यहाँ पर जो चेंज आया है वो एक सल्फर के एटम में 2 का चेंज आया है। तो 2 सल्फर के एटम, ये 8 एटम्स हैं, टोटल चेंज होगा यहाँ पे 8 × 2 दैट इज 16 का। और ये इस समय यहां पर हुआ है रिड्यूस क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुई है। यहां पर सल्फर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से H2O3 में यहां पर चेंज हो रहा है, लेकिन हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं। सल्फर की अगर हम यहाँ पे X सपोज करें तो 2 सल्फर के लिए 2x, एक ऑक्सीजन की -2 होती है तो 3 ऑक्सीजन के लिए -6, और ओवरऑल सम ऑक्सीडेशन स्टेट्स का ओवरऑल चार्ज के बराबर होता है। सो X इज +2। यहां पर सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट +2 है। सल्फर इसका मतलब यहां पर 0 से +2 में आ रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। एक सल्फर में चेंज 2 का है तो 8 सल्फर में चेंज होगा, वो 8 × 2 दैट इज 16। यहां पर N1 और N2 दैट इज चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन रिडक्शन एंड इन ऑक्सीडेशन आर इक्वल, N और N2 बराबर है। तो यहां पर सल्फर का जो एन फैक्टर होगा, एन फैक्टर of S8 will be N1 equal to N2 equal to N, that is 16. Is that clear? Now, अगर N1 और N2 बराबर नहीं है, चेंज जो हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर्स का ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन एंड ड्यूरिंग रिडक्शन वो डिफरेंट है, तो उस समय उसका N फैक्टर अगर हम N लें तो N1, N2 और N का रिलेशन जो होता है वो होता है 1/N1 + 1/N2 = 1/N। हम यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम फास्फोरस की बात करें तो ये एलिमेंटल स्टेट दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से PS3, यहां पर फास्फोरस का X, 3 हाइड्रोजन का प्लस का 3, ओवरऑल मॉलिक्यूलर न्यूट्रल 0 दैट इज X इज टू -3। यहां फास्फोरस -3, 0 से -3 में हुआ है, रिडक्शन हो रहा है। एक फास्फोरस एटम में चेंज आया है 0 से -3 दैट इज 3 का। तो यहां पे 4 फास्फोरस एटम्स में नेट चेंज जो हुआ ऑक्सीडेशन नंबर में वो चेंज हुआ 4 × 3 दैट इज 12 का। दूसरे मॉलिक्यूल में फास्फोरस जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से H2PO2 माइनस दैट इज 2 हाइड्रोजन के लिए प्लस का 2 प्लस फास्फोरस के लिए X माइनस 2 ऑक्सीजन के लिए -4, ओवरऑल चार्ज -1, सो X इज +1। यहां पर फास्फोरस की ऑक्सीजन स्टेट +1 है, 0 से +1 इंक्रीज हुई है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और एक फास्फोरस में 1 का इंक्रीज, तो 4 फास्फोरस एटम्स में टोटल इंक्रीज इज 4। यहां पर N1 और N2 दैट इज चेंज जो है वो 12 और 4 है, इक्वल नहीं है। तो उस केस में इस P4 का N फैक्टर, अगर मैं यहां पर N सपोज करता हूं, N फैक्टर ऑफ P4 इज N, तो रिलेशन होगा 1/N इज इक्वल टू 1/N1 + 1/N2 दैट इज 1/N1 12 एंड N2 इज 4। सो 1/N इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 4/12 एलसीएम लेकर के, और
इसे हम कह सकते हैं 1/3, 4 1 या 4, 4 3 या 12। अगर 1/n इज 1/3 देन n विल बी इक्वल टू 3। इस तरह से ओवरऑल n फैक्टर फास्फोरस का जब वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है इस रिएक्शन में तो उस समय 3 है। हम यहाँ पर इस नॉर्मेलिटी और वैलेंसी फैक्टर्स के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन स्टडी करते हैं, जिनमें पहला क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.3 NH3PO3 फास्फोरस एसिड। हम नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का रिलेशन पढ़ चुके हैं, तुरंत आपको याद आना चाहिए। तो यहां पर सॉल्यूशन बहुत आसान है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। यहां पर मोलैरिटी आपको गिवन है 0.3 और नॉर्मेलिटी और एन फैक्टर के लिए आप कंपाउंड को पहचाने मॉलिक्यूल को। ये फास्फोरस एसिड है, ये डाइबेसिक एसिड है जिसका स्ट्रक्चर था अभी हमने स्टडी किया HPO का होल ट्वाइस, दैट इज इसका एन फैक्टर 2 है। So normality is 0.6 n. It is your answer. ये क्वेश्चन जेईई एग्जाम 1999 में पूछा जा चुका है, तो क्वेश्चंस काफी आसान होते हैं, बस आपको सारे टर्म्स याद रखने चाहिए। अभी हम और एग्जाम्पल्स आगे लेते हैं। Now is another question. How many grams of KOH, which is 80% pure, will be required to prepare 10 liter of 0.5 N KOH solution. क्वेश्चन हमें यहां बता रहा है कि 0.5 N नॉर्मेलिटी का 10 लीटर सॉल्यूशन हमें बनाना है डिसॉल्व करके पानी में। KOH को, उस KOH को जो 80% प्योर है, तो बताइए उस KOH का कितना ग्राम जरूरी होगा या रिक्वायर्ड होगा। अगर मैं यहां पर बात करता हूं इस सॉल्यूशन में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 10 लीटर 5N के लिए हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल्स टू, हम पढ़ चुके हैं, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। यहां पर नॉर्मेलिटी 0.5, वॉल्यूम लीटर में 10, दैट इज 5 equivalents, gram equivalents of KOH will be required. अब यहां पर जब हमें इस क्वेश्चन में मास हाउ मेनी ग्राम्स पूछा गया है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को मास में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं ये भी हम जानते हैं। मास इन ग्राम हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, मास इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इनटू इक्विवेलेंट मास। अभी हमने इसी वीडियो में स्टडी किया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स 5 एंड इक्विवेलेंट मास ऑफ KOH। अगर हम KOH की बात करें तो आप जानते हैं KOH का मोलिकुलर मास 39 प्लस 140 प्लस 16 दैट इज 56 डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। OH 1 है इसमें ग्रुप, तो इस बेस के लिए n फैक्टर 1 होगा, तो मोलर मास बाय n फैक्टर 1 दैट इज 56। तो इक्विवेलेंट वेट कितना होगा KOH का? KOH का इक्विवेलेंट वेट है 56। इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 280 ग्राम, 280 ग्राम पे यहां पर प्योर KOH का अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, वॉल्यूम को 10 लीटर तक ले जाते हैं, तो उसकी नॉर्मेलिटी 0.5 होगी, नो डाउट। लेकिन हमने जो KOH डिसॉल्व किया है वो 100% प्योर नहीं था, वो 80% प्योर था, तो हमें उस KOH का कितना मास चाहिए। अगर मैं 100 ग्राम KOH यूज करता ये, तो मुझे इसमें से केवल 80 ग्राम KOH मिलता। इसकी जो प्योरिटी है वो 80% है, दैट इज 80 ग्राम मुझे मिलता 100 ग्राम से। तो मुझे 1 ग्राम कितने से मिलेगा, यूनिटरी मेथड है 100/80 से, तो मुझे 280 ग्राम प्योर KOH कितने ग्राम इस इम्प्योर KOH से मिलेगा कि 280 मल्टीप्लाइड बाय 180, सो इट इज इक्वल टू, अगर आप इसे कैलकुलेट करें तो इट इज 350 ग्राम। सो योर आंसर इज 350 ग्राम। आपको कितने ग्राम चाहिए इस KOH के जो 80% प्योर है? 350 ग्राम। अगर आप इसे डिसॉल्व करते हैं तो नॉर्मेलिटी 0.5 N होगी। कंसंट्रेशन टर्म्स में मास यूनिट्स, मास वॉल्यूम यूनिट्स के यहां खत्म होने के बाद में हमारी नेक्स्ट यूनिट है वॉल्यूम यूनिट्स। ये मोस्टली हमारे लिक्विड के मिक्सचर्स के लिए होता है, लिक्विड मिक्सचर जहां पर सॉल्यूट भी लिक्विड और सॉल्वेंट भी लिक्विड और ओवरऑल सॉल्यूशन भी लिक्विड। इनके लिए सिर्फ एक यूनिट है, वो काफी यूज होती है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। यहाँ पर वॉल्यूम सॉल्यूट का डिवाइड बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन इनटू 100, दोनों के वॉल्यूम की यूनिट सेम होनी चाहिए, ml आउट ऑफ ml और लीटर आउट ऑफ लीटर। हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर
हमसे पूछा गया है कि मोलैलिटी और मोलैरिटी कैलकुलेट कीजिए उस मेथनॉल के एक्वस सॉल्यूशन की जिसका वाई वॉल्यूम 16% है, दैट इज वेट बाय वेट, और वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। व्हाट, क्या, हमें यहां पर जब से कह दिया बाय वॉल्यूम, इसका मतलब ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट है। ऐसे क्वेश्चन में अगर हमें मोलैलिटी या मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है तो हमें नंबर ऑफ आपके मोल्स चाहिए, और नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमें मास मालूम होना जरूरी है, और मोलैलिटी के लिए मास ऑफ सॉल्वेंट पता होना जरूरी है। इसलिए हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को एक कंसीडरेशन से स्टार्ट करते हैं। आप ये मान लीजिए लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो 100 ml है। अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml है, डेंसिटी हमें सॉल्यूशन की मालूम है, तो हम सॉल्यूशन का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी हमें 0.9 ग्राम पर ml एंड वॉल्यूम इज 100 ml, सो ml कैंसिल बाय ml, इट इज 90 ग्राम। 90 ग्राम सॉल्यूशन है। इस 90 ग्राम सॉल्यूशन में अगर हम बात करें तो इसमें 16 ग्राम, दैट इज 16 ml ऑफ CH3OH होगा, क्योंकि 16% है, दैट इज आउट ऑफ 100 ml 60 ml इज सॉल्यूट, 16 ml मेथनॉल है। और जो H2O है, वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, जिसको हम वाटर भी यहां पे कह रहे हैं, वो कितना हुआ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, जो यहाँ पे सॉल्यूट है उसका वॉल्यूम हमें मालूम है 16 है, बिकॉज 16% क्या दिया हुआ है, तो इट इज 84। इस 84 जो ml है यहां पर वॉल्यूम, वो किसका है, सॉल्वेंट क्या है, वाटर, और वाटर की डेंसिटी जो होती है वो स्टैंडर्ड वैल्यू है 1 ग्राम पर ml ही यूज की जाती है। सो 1 ml का मास 1 ग्राम, तो 100 ml का मास कितना होगा वाटर का, 84 ग्राम। सो अल्टीमेटली मास ऑफ वाटर, यहां पर मास ऑफ वाटर, और यू कैन से मास ऑफ सॉल्वेंट इज 84 ग्राम, और यू कैन से डेंसिटी 1 ग्राम पर ml इंटू 84 इंटू वॉल्यूम, दैट इज 84 ग्राम। अगर आपको यहां पर मास ऑफ सॉल्वेंट मालूम है, आपको यहां पर मास ऑफ सॉल्यूशन भी मालूम है, तो आप मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज मास ऑफ सॉल्यूट इज मास ऑफ सॉल्यूशन 90 ग्राम माइनस मास ऑफ सॉल्वेंट 84 ग्राम, दैट इज 6 ग्राम। अगर आपको मास ऑफ सॉल्यूट पता है तो आप उसके नंबर ऑफ मोल्स भी फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज मास इन ग्राम, दैट इज 6 डिवाइड बाय मोलर मास। यहां सॉल्यूट है CH3OH जिसका मोलर मास है 32 ग्राम पर मोल। इज दैट क्लियर? That is why it is 32. Now it is simple to calculate molality and molarity. For molarity, number of moles of solute 6 by 32 divided by mass of solvent, and the mass of solvent is 84 gram. If it is in gram, then multiplied by 1000. So on solving you can get 6 into 1000 divided by 32 into 84. Now it is 6 1 ja 6, 6 4 ja 24, 40 times. It is 1000 by 448. On dividing you will get 4232 mole per kilogram, because it is molality. मोलैलिटी की यूनिट होती है मोल पर किलोग्राम। अगर इसी तरह से अगर आप यहाँ पे मोलैलिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट इज 6 by 32. इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम इज 100 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट। याद रखें, तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 100 एंड इफ वॉल्यूम इज टेकन इन ml देन मल्टीप्लाइड बाय 1000. So guys, on solving you will get 60 by 32, that is it is about 1.875. It is molarity, so unit of molarity is mole per liter. Guys, the next questions on concentration terms will be discussed in the next part of mole concept. Thank you.